जब भी कोई घटना, विषय, मुद्दा या परिवर्तन समाज को कचोटता है, उद्वेलित करता है, तब शुरू होती है एक बहस। पक्ष विपक्ष में चलते हैं तर्क और जन्म लेते हैं विचार। चर्चा, बहस, तर्क वितर्क से लेकर विचार बनने तक का है सफरनामा मून न्यूज का कार्यक्रम नजरिया। समसामयिक विषयों पर टीकी बहस, नजरिया। स्थानीय मुद्दों पर समाज का उद्वेलन, नजरिया। यदि आप भी नजरिया कार्यक्रम में सहभागी होना चाहते हैं तो आप हमें एसएमएस कर सकते हैं। टाइप कीजिए अपना नाम, मोबाइल नंबर, कार्य विषय की जानकारी और एसएमएस करें 963900। नमस्कार, मैं आयुषी गौड़ा, आप देख रहे हैं मून न्यूज। चलिए आगे बढ़ते हैं आज की कुछ खास खबरों के साथ। मून प्राइम टाइम स्पॉन्सर्ड बाय टोरेंट पावर ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ, रेनबो हॉस्पिटल, होप हील हेल्थ हैप्पीनेस ग्लोबल। आगरा में अनलॉक के बाद दोगुनी रफ्तार से बढ़े कोरोना के आंकड़े। कोरोना के 25 नए मामले आए सामने। आगरा प्रशासन की अपील, कोरोना गाइडलाइन का करें पालन। यूपी बोर्ड 12वीं की परीक्षा की गई रद्द। मुख्यमंत्री से मुलाकात करने के बाद डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने किया ऐलान। जॉन्स मिल मामले में एक और हुआ नया खुलासा। जिला प्रशासन की जांच में 1170 वर्ग मीटर की नगर निगम की मिली जमीन। डीएम आगरा ने नगर आयुक्त निखिल फुंडे को जमीन पर कब्जा लेने के दिए आदेश। कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चों से मिलने बाहर तहसील पहुंचे आगरा डीएम। ऐसे बच्चों के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना की शुरू। आगरा में मुख्य विकास अधिकारी ने नो वैक्सीन नो राशन का जारी किया आदेश। निम्न वर्ग पर मंडराया भुखमरी का खतरा। आगरा की यमुना नदी में मिला पानी पर तैरने वाला पत्थर। ग्रामीणों में जागी भगवान श्री राम के प्रति आस्था। सैकड़ों की तादाद में जनता करने लगी राम नाम का जाप। से शुरू होने जा रही है सामान्य ओपीडी। जिन जिलों में 600 से कम एक्टिव केस, वहां खोली जाएगी ओपीडी। अब तक संजीवनी ऐप व टेली मेडिसिन से दी जा रही थी डॉक्टरी सलाह। शादी के बाद दर दर भटक रही गर्भवती युवती को न घर मिला और न ही पुलिस से न्याय। फिरोजाबाद के थाना उत्तर इलाके का मामला। क्रिकेट खेल रहे अपने घर वापस लौट रहे युवक के साथ 3 अज्ञात बदमाशों ने पकड़कर की मारपीट। फिरोजाबाद जनपद के थाना टूंडला क्षेत्र के गांव गढ़ी जाफर की घटना। गंदगी का दंश छेड़ रहे श्रीराम कॉलोनी के बाशिंदे। पहुंचे सदर विधायक के आवास। फिरोजाबाद श्रीराम कॉलोनी का मामला। मथुरा पुलिस को मिली बड़ी सफलता। लूट की घटना का किया सफल अनावरण। 4 दिन पूर्व बियर से भरे ट्रक को लूटकर फरार हुए थे 3 बदमाश। थाना बलदेव पुलिस ने मुठभेड़ कर तीनों बदमाश को किया गिरफ्तार। गोवर्धन डीग मार्ग पर बिना अनुमति पेट्रोल पंप संचालन करने वाले 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। बिना डीलरशिप अनुमति के चल रही पेट्रोल पंपों पर एसडीएम राहुल यादव ने की कार्रवाई। सीबीएसई बोर्ड 12वीं की परीक्षा रद्द किए जाने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने भी यूपी बोर्ड के छात्रों के हित में एक बड़ा फैसला लिया। गुरुवार को सीएम योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा के साथ हुई उच्च स्तरीय बैठक के बाद यूपी बोर्ड की 12वीं की परीक्षाएं भी रद्द कर दी गयी। सीएम योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा के साथ हुई उच्च स्तरीय बैठक के बाद यूपी बोर्ड की 12वीं की परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं, जिसकी घोषणा डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने की। इस बैठक में शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारी भी शामिल हुए थे। बैठक के बाद डिप्टी सीएम ने पत्रकारों के साथ बातचीत में कहा
कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने में कुछ समय लग सकता है। इस वजह से पीएम नरेंद्र मोदी ने अलग अलग प्रदेशों की समीक्षा की थी, जिसके बाद केंद्र सरकार ने सीबीएसई बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं को रद्द कर दिया था। आज हमने यूपी बोर्ड की 12वीं की परीक्षाएं रद्द करने का फैसला लिया है। छात्रों की सुरक्षा को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। 100 साल के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं रद्द कर दी गई हों। प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में जिस प्रकार से अलग अलग प्रदेशों की समीक्षा करने के बाद सीबीएसई बोर्ड में उन्होंने 10वीं और इंटरमीडिएट दोनों की परीक्षा को रद्द कर दिया था। उत्तर प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा परिषद बोर्ड चूंकि विश्व का सबसे बड़ा बोर्ड है और हमारे पहले तो 60 लाख बैठते थे, 56 लाख से भी ऊपर विद्यार्थी इसमें बैठ रहे थे। 100 साल का इतिहास है और 100 साल के इतिहास में पहली बार हमारी हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा नहीं होगी। कहने का तात्पर्य यह है कि हाई स्कूल की परीक्षा हम पहले निरस्त कर चुके थे। आज हम इंटरमीडिएट की जो 12वीं कक्षा है उसकी परीक्षा को भी कोरोना का संक्रमण देखते हुए उसको हम निरस्त कर रहे हैं और अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ अभी हमारे संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक हुई है और इसमें हमने निश्चय किया है कि जिस प्रकार से हमने हाई स्कूल बोर्ड में फार्मूला रखा था। डिप्टी सीएम ने बताया कि 10वीं कक्षा में जिस तरह नंबरों का फार्मूला रखा गया है वो ही फार्मूला 12वीं की कक्षा के छात्रों के लिए अपनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि 9वीं कक्षा के नंबर और 10वीं कक्षा के प्री बोर्ड के नंबर की औसत के आधार पर 10वीं के छात्रों को अंक दिए जाएंगे। अगर प्री बोर्ड के या 9वीं के नंबर नहीं होंगे तो भी छात्र को प्रमोट किया जाएगा। भविष्य में छात्र के पास रेगुलर परीक्षा में बैठने का विकल्प भी होगा। कोरोना काल में 15 अप्रैल से बंद चल रही सामान्य ओपीडी को अब सरकार ने गुरुवार से खोलने का फैसला लिया है। अब तक सामान्य मरीजों को संजीवनी ऐप व टेली मेडिसिन के द्वारा ऑनलाइन परामर्श दिया जा रहा था। 15 अप्रैल से पूरे प्रदेश भर में सामान्य ओपीडी बंद चल रही थी। कोरोना महामारी के चलते अस्पतालों में सिर्फ कोविड-19 भर्ती थे। ऐसे में सामान्य मरीजों को अस्पतालों में भर्ती नहीं कराया गया। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बार फिर से सामान्य ओपीडी को 4 जून से खोलने का फैसला लिया है। इसके साथ ही जिन जिलों में कोरोना वायरस एक्टिव केस 600 से कम है उनमें कल से ओपीडी खोली जाएगी। इस निर्णय से एक तरफ सामान्य मरीजों को काफी फायदा पहुंचेगा। सरकार ने गाइडलाइंस दी है, ओपीडी में भर्ती होने से पहले सभी मरीजों की आरटी-पीसीआर एंटीजन जांच करानी होगी। उसके बाद मरीजों को भर्ती किया जाएगा। जरूरत के हिसाब से सभी सर्जिकल विभाग तैयार कर दिए गए हैं। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी कल से सामान्य मरीज डॉक्टरों से परामर्श ले सकेंगे। कल से, क्योंकि बहुत दिनों बाद ये लगभग 1 महीने बाद अब दोबारा से ओपीडी शुरू हो रही है। सर, किस तरह की तैयारी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में? कोरोना का कम है, तो शासन से प्रमुख सचिव साहब के आदेश हैं कि जिला चिकित्सालयों में 4 जून से ओपीडी शुरू कर दी है। इसके लिए हमने अपनी पूरी व्यवस्था कर ली है। सर्जिकल ओपीडी शुरू हो रही है ताकि आगरा की जो जनता है उन्हें काफ़ी लंबे समय से ऑपरेशन की सुविधाएं नहीं मिली थी, वो चिकित्सालय में आके ऑपरेशन की अपनी सुविधाओं का फायदा उठा सकते हैं। कोविड का पूरा प्रोटोकॉल का फॉलो किया जाएगा। जिस मरीज को भर्ती किया जाएगा इसकी आरटी-पीसीआर और ट्रूनेट से जांच की जाएगी। नेगेटिव होने के बाद ही उनको भर्ती करके ऑपरेशन किया जाएगा। सीपी वर्मा ने बताया कि लगभग 1.5 महीने के बाद अब सामान्य मरीज भी जिला अस्पताल में पर्चा बनवाकर इलाज करवा सकेंगे, जिसके लिए जरूरी तैयारियां कर दी हैं। भीड़ को कम करने के लिए ओपीडी 24 घंटे खोली जाएगी। इसके साथ ही मरीजों का इलाज करने से पहले उनकी कोरोना जांच को सुनिश्चित किया जाएगा। अब तक हम टेलीमेडिसिन के द्वारा लोगों को डॉक्टरी परामर्श दे रहे थे। गुरुवार को जिलाधिकारी पीएन सिंह तहसील बहा के ग्राम गुही पहुंचे, जहां पर जिलाधिकारी पीएन सिंह ने कोरोना संक्रमण से अपने शिक्षक माता पिता को खोने वाले बालक विदित एवं विराट से मुलाकात की। इस दौरान जिलाधिकारी ने दोनों बालकों से वार्ता कर उनका हालचाल जाना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड काल यानी कि मार्च 2020 से अपने माता पिता या दोनों में से किसी एक को खोने वाले बच्चों के जीवन को संवारने के लिए तैयार मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना की शुरुआत की है। कैबिनेट से मंजूरी मिलने के साथ ही इस धरातल पर उतारने में प्रशासन मुस्तैदी में जुट गया है। इसके तहत बच्चों को चिन्हित किया जा रहा है। इस योजना का उद्देश्य परेशान बच्चों को तत्काल मदद पहुंचाना और उनको गलत हाथों में जाने से बचाना है। इस योजना के तहत अनाथ हुए बच्चों के भरण पोषण,
शिक्षा, चिकित्सा व्यवस्था का पूरा ध्यान रखा जाएगा। आपको बताते चलें कि कोरोना संक्रमण की महामारी के बीच गुही बहा के प्राइमरी स्कूल में तैनात शिक्षा मित्र टिंकी भदौरिया और पति हरविंद सिंह भदौरिया उम्र करीब 42 वर्ष की मौत हो गई थी। कोरोना के कारण 4 दिन के भीतर माता पिता का साया छिनने से उनके दोनों बेटे विदित 15 वर्ष और विराट 12 वर्ष अनाथ हो गए। परिवार में मातम पसरा हुआ है। इस घटना के बाद से दोनों बालकों के लालन पोषण के साथ साथ उनकी शिक्षा पर भी संकट आ गया था। ऐसे बच्चों के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना शुरू की है। इस योजना को आगरा में भी धरातल पर उतारने और ऐसे बच्चों को लाभान्वित करने का कार्य शुरू हो गया है। रामायण में अक्सर लोगों ने देखा है कि समुद्र को पार करने के लिए भगवान राम ने पत्थरों का पुल बनाकर समुद्र को पार किया था। नल नीर के द्वारा पत्थरों पर राम नाम लिखकर पुल में प्रयोग होने वाले पत्थर का ही एक रूप आगरा की यमुना नदी में मिलने से बस्ती के लोगों में आस्था का सैलाब फूट गया और देखने के लिए सैकड़ों की जनता एकत्रित हो गई। एतमाउद्दौला क्षेत्र के नुनिहाई पंचायती चौतरा के नजदीक रहने वाले एक युवक सनी, जो अपने साथियों के साथ बुधवार को प्रकाश नगर स्थित यमुना नदी पर नहाने के लिए गया था। नदी में नहाते समय युवक को एक पत्थर पानी की सतह के ऊपर तैरता हुआ दिखाई दिया। सनी को अचंभा हुआ। जब उसे नजदीक जाकर देखा तो पत्थर काफी भारी था। वह पानी की सतह पर इतने भारी पत्थर को तैरता देख सनी उस पत्थर को अपने साथ घर ले आया। घर लाकर पत्थर को पास में ही दुकान पर जाकर उसने पत्थर का वजन कराया तो उसका वजन करीब 8 किलो 900 ग्राम निकला। उसके बाद सनी अपने घर ले आया। घर लाकर जब पत्थर के बारे में अपने स्वजनों को बताया तो सभी लोग उसकी बातों को मजाक समझने लगे। पत्थर की हकीकत लोगों को दिखाने के लिए सनी ने एक बड़े बर्तन में पानी भरकर उस पत्थर को डाल दिया, जिसके बाद वह पत्थर पानी में तैरने लगा। पानी में पत्थर के तैरते देख स्वजनों के पैर के तले जमीन निकल गई। पानी में पत्थर के तैरने की खबर आग की तरह पूरी बस्ती में फैल गई। पत्थर को देखने के लिए देर रात लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई। तो ये पत्थर बहता हुआ जा रहा था। तो हमने देखा कि पत्थर बहता है तो हमने उसे उठाया। पैर में काफी लगा, काफी बह रहा था। फिर हमने इसमें कुछ अलग ही बात है, इससे हमने उठा लाया घर पर। डाला आप क्या काम करते हैं आप? पायल का काम करते हैं। अच्छा, पिताजी का नाम क्या है? जरगत लाल जी। जरगत लाल। ठीक। तो आप ये पत्थर जब लेकर आए उसके बाद लोगों को बताया हुआ आपने, तब से ये इतने सारे लोग हैं यहाँ पे हमेशा देखने के लिए से भीड़ लगी रही हुई है। बहुत भीड़ लगी सुबह से। तो कितने बजे करीब ले आए थे आप इस पत्थर को? 12 बजे 2 बजे ले आए थे। 2 बजे करीब ले आए थे आप लोग। और भी साथ में थे, अकेले ही थे आप? हम भी साथ में थे, ये भी साथ में था, और भी 2-3 लोग साथ में थे। नारे के साथ में। कौन कौन लोग साथ में थे? पता नहीं, और दूसरे जन और भी साथ में थे। नारे के साथ में। मुझे तो तुम नहाने जाते हो या मछली पकड़ने गए थे? नहाने गए थे। नुनिहाई बस्ती में रहने वाली जनता पत्थर को भगवान श्री राम के आदेश पर नल नीर के द्वारा समुद्र में पुल में प्रयोग होने हुआ था। नुनिहाई बस्ती में रहने वाली जनता पत्थर को भगवान श्री राम के आदेश पर नल नीर के द्वारा समुद्र में पुल में प्रयोग होने हुआ था। जनता का मानना है कि यह उन्हीं में से एक पत्थर है। इस पत्थर को भगवान का रूप मानकर जय श्री राम के नारों को लगाने लगे। साथ ही पत्थर को आस्था के रूप में भी देख रहे थे। साइंस के अनुसार ज्वालामुखी के लावा से फूटकर निकलने वाले पत्थर पानी में तैरते हैं, जिनको हम प्यूमाइस स्टोन के नाम से जानते हैं। यह साइंस के अनुसार इस पत्थर को पानी में तैरने वाला पत्थर कहा जाता है। इस पत्थर को यह नाम साइंस ने दिया। जैसा कि पूरा जनपद जानता है कि श्रीराम कॉलोनी पहले ना तो नगर निगम में थी और ना ही ग्राम सभा में। श्रीराम कॉलोनी के बाशिंदों के कड़े संघर्ष के बाद उक्त कॉलोनी को नगर निगम में शामिल किया गया, किंतु अब भी तमाम समस्याएं यहां मौजूद है, जिनको लेकर आज श्रीराम कॉलोनी के स्थानीय जनता विधायक सदर मनीष असीजा के द्वार पहुंच गए। तमाम समस्याओं को लेकर आज श्रीराम कॉलोनी की जनता सदर विधायक मनीष असीजा के आवास पर पहुंच गई, जिसके बाद सदर विधायक ने तत्काल नगर आयुक्त विजय कुमार को पूरे मामले से अवगत कराया। जिसके बाद श्रीराम कॉलोनी की आक्रोशित जनता नगर निगम के नगर आयुक्त और महापौर के समक्ष अपनी शिकायत लेकर पहुंची, जहां उन्हें आश्वस्त किया गया कि जल्द ही समस्याओं का समाधान किया जाएगा। 5 साल से हमारी श्रीराम कॉलोनी की गलियों में पानी भरा हुआ है और इसकी समस्या माननीय विधायक जी से, माननीय मेयर साहब से, नगर आयुक्त साहब से कई जगह हम शिकायत कर चुके हैं। गली बनने का कोई अभी विचार नहीं उसमें बन रहा है। और बाकी कम से कम बच्चे पानी भरा है, बच्चे निकल के जाते हैं, रोज उसमें डुबकी लगाते रहते हैं। और आज तो 4 दिन से टंकी की पाइपलाइन भी फट गई है, तो घरों में पानी भर गया है। कई बार हमने जल निगम के जो खबर अभियंता जी हैं उनको सूचना दी फोन से, ना उनने फोन उठाया
और ना कोई काम कराने की करी। फिर उसके बाद हमने आज मेयर साहब को फ़ोन किया तो मेयर साहब बोले हम आज कराते हैं उसको सही। तो जल भरा है और रोड का निर्माण होना चाहिए और हमारे जो रोड बनने लायक नहीं है उन रोडों का निर्माण हो रहा है और जो रोड बनने लायक हैं उनका निर्माण नहीं हो रहा है। वो स्टार्टिंग से लगते हैं। हमारी गली में बहुत पानी भरा हुआ है, करने की कोई व्यवस्था नहीं है। और जो गलियाँ बनी हुई जो पानी आने नहीं भरा हुआ है उनकी तो सुनवाई हो रही है। और जो गलियाँ बिल्कुल खड़वे लायक नहीं है उन गलियों की कोई सुनवाई बिल्कुल नहीं है। कोई सुनवाई नहीं है। आपने शिकायत की है लिखित रूप में अब तक किसी से? लिखित रूप में किन किन लोगों से अब तक शिकायत कर चुके हैं? कार्रवाई नहीं होती कुछ। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि वास्तविकता में श्रीराम कॉलोनी के बाशिंदों को इन समस्याओं से छुटकारा कब तक मिलता है। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद होगी फिर आपसे मुलाकात कुछ खास खबरों के साथ। जब भी कोई घटना, विषय, मुद्दा या परिवर्तन समाज को कचोटता है, उद्वेलित करता है, तब शुरू होती है एक बहस। पक्ष विपक्ष में चलते हैं तर्क और जन देते हैं विचार। चर्चा, बहस, तर्क वितर्क से लेकर विचार बनने तक का है सफरनामा मूल न्यूज का कार्यक्रम नजरिया। समसामयिक विषयों पर तीखी बहस, नजरिया। स्थानीय मुद्दों पर समाज का उद्वेलन, नजरिया। यदि आप भी नजरिया कार्यक्रम में सहभागी होना चाहते हैं तो आप हमें एसएमएस कर सकते हैं। टाइप कीजिए अपना नाम, मोबाइल नंबर, कार्य विषय की जानकारी और एसएमएस करें 963900। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए आगे बढ़ते हैं आज की कुछ खास सुर्खियों के साथ। यमुना एक्सप्रेसवे पर माइलस्टोन 125 पर बाइक सवार लुटेरों द्वारा हथियार के बल पर 700 पेटी बियर से भरा कैंटर लूटे जाने की घटना का पुलिस ने खुलासा कर दिया। यमुना एक्सप्रेसवे पर माइलस्टोन 125 पर बाइक सवार लुटेरों द्वारा हथियार के बल पर 700 पेटी बियर से भरा कैंटर लूटे जाने की घटना का पुलिस ने खुलासा कर दिया। पुलिस ने इस संबंध में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से लूटी बियर, तमंचा, वारदात में शामिल मोटरसाइकिल व नकदी बरामद किए हैं। पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इटावा के जसवंत नगर निवासी शिव कुमार पुत्र भीकम सिंह कैंटर चालक हैं। क्लीनर कासगंज निवासी पिंटू के संग ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर से 700 पेटी बियर की लेकर मैनपुरी में सरकारी गोदाम के लिए चले। 1 मई को करीब 12:30 बजे एक्सप्रेस के बलदेव में माइल 125 के पास कैंटर का टायर फट गया। चालक और क्लीनर टायर बदलने लग गए। सही होते ही कैंटर पर चढ़े तो बाइक सवार 3 लुटेरे आए और हथियार तान दिए। चालक और क्लीनर से मारपीट करते हुए 2700 रुपए और 2 मोबाइल लूट लिया। इसके बाद लुटेरों ने चालक और क्लीनर को बंधक बनाकर कैंटर को लेकर चलने लगे। कैंटर माइलस्टोन 132 पर पहुंचा ही था कि फिर टायर फट गया। टायर फटने के बाद तीनों लुटेरे कैंटर छोड़कर भाग खड़े हुए। एसएसपी देहात शिरीष चंद ने बताया कि अन्य लुटेरों की तलाश की जा रही है। कुछ को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। जनपद मथुरा के थाना बलदेव क्षेत्र में 31 मई की रात्रि को एक्सप्रेसवे के ऊपर 3 मोटरसाइकिल सवारों द्वारा एक बियर की पेटी से भरे ट्रक को ड्राइवर को बंधक बनाकर लूट लिया गया था। घटना की सूचना प्राप्त होते ही थाने पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था। टीमें रवाना की गई थी। इस घटना का सफल अनावरण कर लिया गया है। 3 मेंबर के गैंग को अरेस्ट किया गया, जिसमें श्याम सुंदर, जतिन व पुष्पेंद्र शामिल हैं। श्याम सुंदर, जिसके ऊपर लूट व अन्य मुकदमे दिल्ली से 6 मुकदमे पहले से पंजीकृत हैं, इस घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद कर ली गई है। घटना में लूटा गया ट्रक व उसमें 700 पेटी बियर भी बरामद की गई है। इसके अतिरिक्त कैश और अवैध असला भी बरामद हुआ है। इस घटना का सफल अनावरण करने के लिए जनपद मथुरा के थाना बलदेव की पुलिस को 15,000 रुपए का इनाम घोषित किया है। पुलिस के मुताबिक इस गिरोह का सरगना श्याम सुंदर हाल ही में एक लूट के मामले में जेल से बाहर आया है।
बाहर आते ही अपने साथियों के साथ वारदात करना शुरू कर दिया। आरोपी श्याम सुंदर चालक है, इसलिए घटना के दौरान अपने साथ अपने मोबाइल को नहीं ले जाता, जिससे कोई उस तक पहुंच ना सके। फिलहाल सभी के खिलाफ कानूनी कार्यवाही कर जेल भेज दिया गया है। शादी के बाद दर दर भटक रही गर्भवती युवती को न घर मिला और न ही पुलिस से न्याय। अब हालात ये है कि न्याय के लिए दर दर भटक रही है युवती। मामला फिरोजाबाद में थाना उत्तर इलाके के नगला भाऊ की रहने वाली रजनी यादव का है। रजनी की शादी 11 माह पूर्व 30 जून 2020 को श्याम सुंदर निवासी इंदिरा नगर थाना उत्तर के साथ पूर्ण रीति रिवाज और दान दहेज देकर हुई थी। शादी के 8 महीने बाद जब रजनी प्रेग्नेंट थी तो रजनी का भाई आदित्य जब बहन को ससुराल छोड़ने गया तो ससुराली जनों ने दोनों भाई बहन को घर में घुसने नहीं दिया और कहा कि इस बच्चे को गिरा दो, जिस पर रजनी तैयार नहीं हुई तो ससुराली जनों ने मारपीट कर भगा दिया। रजनी यादव, मेरी शादी 30 जून 2020 को इंदिरा नगर में मुकेश चंद्र के बेटे श्याम सुंदर के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही मेरे ससुराल वाले जो दहेज दिया था उससे खुश नहीं थे और मेरे साथ मारपीट करके और मुझे 8 महीने ही हुए थे शादी को और मुझे घर से निकाल दिया और मैं प्रेग्नेंट थी और उसके बाद मैं 4 महीने से अपने घर पे ही हूँ। मेरी शादी को अब 11 महीने हो गए। 4 महीने से मैं न्याय के लिए भटक रही हूँ, लेकिन मेरी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। मैं 9 महीने की अभी प्रेग्नेंट हूँ और मैं अभी 2 महीने पहले 17 अप्रैल को अपने ससुराल वापस गई थी रहने के लिए। तो मेरी ससुराल वालों ने, देवर ने मुझे जान से मारने की कोशिश की और ससुराल वालों ने मेरे भाई को भी मारा और मारपीट करके हमें घर से निकाल दिया। आपका? मेरा नाम आदित्य यादव है। अभी 30 जून को पिछले साल लॉकडाउन में 2020 में मेरी बहन की शादी हुई थी। ठीक है, शादी के बाद फिर ससुराल वालों ने के साथ वही घरेलू हिंसा वाली चीज़ें शुरू कर दी। ये प्रेग्नेंट थी, 5-6 महीने की प्रेग्नेंट थी। तो सास ने इसे बोला कि अबॉर्शन करवा लो। उसने अबॉर्शन कराने से मना करा तो सास से खाना वाना देने से मना करने लगी। घर में डॉक्टर ने दूध वगैरह रिकमेंड करा था, वो मना कर दिया। हस्बैंड से मारपीट चालू कर दी। ठीक है, और बार बार बोलते थे कि घर चले जाओ, अपने घर जाके रहे, यहाँ मत रहे। उसे घर से निकाल दिया करती थी। एक दिन 16 तारीख को इसे घर से निकाल दिया। तो उसके 1-1.5 महीने बाद मैं इसे वहाँ छोड़ने गया। 17 तारीख 4थे महीने में मैं इसे छोड़ने गया तो मेरी आंखों के सामने इसके साथ मारपीट करी। ठीक है, और सभी मतलब वहाँ ससुराल वाले थे। तो एक जन आया, उसने ना इसके हाथ में चाकू मारा इनकी फैमिली में से, और जान से मारने की कोशिश करी। ठीक है, और हम लोग को घर से निकाल दिया। हमने नज़दीकी थाने में, जो वहाँ थाना उत्तर लगता है, उसमें अपना मुकदमा दर्ज कराया। पर तब से लेके अब तक कोई सुनवाई हो नहीं रही है। ये 9 महीने से प्रेग्नेंट है, वहाँ डेली हम लोग आ जा रहे हैं पर कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। सीओ सर को बोला, सीओ सर ने भी वहाँ बोला कि उन्हें पकड़ो, जेल भेजो, उनके खिलाफ कार्रवाई करो। एक दो दिन बोल के वो हम लोग को टहला रहे हैं, पर कोई भी अब तक सुनवाई नहीं हुई है। डेली जा के परेशान है, कुछ नहीं हुआ अब तक। हालांकि कई बार परिवारीजनों एवं रिश्तेदारों के साथ बातचीत हुई, लेकिन हर बार नतीजा नहीं निकला। हालांकि महिला ने कोर्ट में केस कर दिया है। वहीं भाई बहन ने ससुराली जनों पर आरोप लगाया है जब वह ससुराल गए तो उनके साथ मारपीट की गई, जिसकी रिपोर्ट थाना उत्तर में दर्ज करा दी गई। जबकि कई बार रजनी पुलिस के चक्कर काट चुकी है, लेकिन पुलिस हर बार कार्यवाही की बात कर टाल देती है। ऐसे में भाई अपनी गर्भवती बहन को न्याय दिलाने के लिए दर दर भटक रहा है। वहीं जब इसकी शिकायत सीओ सिटी से की गई तो उन्होंने भी कार्यवाही की बात कर दी, लेकिन कार्यवाही नहीं की गई। वहीं रजनी का कहना है कि अगर उसे न्याय नहीं मिला तो वह आत्मदाह कर लेगी। आगरा के थाना बरहन पुलिस द्वारा एक अजीब कार्यवाही की गई। जमीन के विवाद में पुलिस भगवान की मूर्ति को उठा लाई, जिसके बाद ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया। ग्रामीणों का कहना है कि जल्द विधि विधान के साथ मूर्ति वापस नहीं की गई तो ग्रामीण आंदोलन करेंगे। थाना क्षेत्र बरहन के ग्राम नगड़ा नत्था में उस समय हड़कंप मच गया जब थाना बरहन पुलिस बाबा जहावीर को ग्रामीणों के विवाद के चलते गिरफ्तार कर थाने ले आई। जब ग्रामीणों ने गिरफ्तार कर रहे दरोगा से कहा, झगड़ा लोगों के बीच हुआ है तो उन्हीं को गिरफ्तार करो, हमारे भगवान बाबा जहावीर को क्यों लेके जा रहे हो? यह बाबा तो सभी के पूजनीय बाबा है, जिनकी सभी ग्रामीण एवं समस्त जनता पूजा करती है। आप इनको मत ले जाइए। लेकिन दरोगा ने ग्रामीणों की एक न सुनी और कहा, विवाद खत्म होने के बाद बाबा जहावीर की मूर्ति वापस दी जाएगी। क्या नाम है आपका? सर्वेश कुमार। कौन सा गांव है ये नगड़ा नत्था। जी, आपके गांव से मंदिर से मूर्ति जो पुलिस ले गई है, किस वजह से ले गई है? और कोई आपसी विवाद इनमें बन गया है, जिसके कारण ये मूर्ति यहाँ से गई है। वैसे ये जगह जो है निर्दोष बताई जा रही है, जहाँ पर ये मंदिर का निर्माण हो रहा है।
कौन सी मूर्ति थी, कौन से भगवान की? ये बाबा जहारवीर की मूर्ति थी, जो कि पूरे गांव के अंदर परिक्रमा लगी है। और परिक्रमा लगने के बाद जैसे ही मूर्ति यहाँ आई है, उसके बाद पुलिस आई है और पुलिस के द्वारा मूर्ति को उठा करके यहाँ से ले जाया गया। कहाँ ले गए? वो थाना बरहन। ये कौन सा गांव है? ये यहाँ पे आपके यहाँ पुलिस अभी आई थी, तो मूर्ति को क्यों ले गई है? पता नहीं क्यों ले गई है, पूरे गांव में घुमा के लेके आए और पता नहीं है, यहाँ से रख के उठ नहीं पाए, इतनी देर में पुलिस आई। जी, आप लोगों से कुछ कहा तो होगा, क्यों ले जा रहे हैं मूर्ति? ले जाने के लिए आपसे कुछ बोला था, क्यों ले जा रहे हैं मूर्ति को? मेरा मामला ये, मैं बाबा का भक्त हूँ सच्चा। यहाँ से गोगा मैनी के लिए पैदल भी यात्रा कर सकता हूँ। अष्टसालियाँ अपना नियम धर्म से रहता हूँ, भक्त लोगों को ले जाता हूँ और ना किसी से मेरा वैसे संयोग है। सबकी गांव की राजी से ये मूर्ति स्थापना हुई थी, सब लोगों ने चंदा दिया। मेरे पास इतना पैसा भी नहीं था, तो मैं अपने जेब से पैसा को वो कर लूँ, मतलब मूर्ति को लगा दूँ। सभी की राजी थी। 6 महीना पहले की मूर्ति आ चुकी है, मगर जब से रोक टोक कोई है नहीं इसमें। अभी मूर्ति गांव में हो रही है, स्थापना हो रही है। स्थापना होने के बाद वे यहाँ पर भी, उसके बाद में उन्होंने हमारे जो गांव के चाचा हैं, हमारे दरोगा जी हैं, उनका नाम है सुरेंद्र सिंह, उन्होंने पैसे की परोस से, पता नहीं अपने स्टाफ की बदौलत से इस मूर्ति को पुलिस वालों को बुलाया और इस मूर्ति को उठवा दिया। ग्रामीणों ने पुलिस के खिलाफ आक्रोश है। थाना अध्यक्ष बरहन बहादुर सिंह का कहना है, जगह को लेकर विवाद है। लेखपाल से बता दिया गया है, जैसे ही लेखपाल नाप तोल कर जानकारी देंगे, भगवान जहारवीर की मूर्ति को वापस ग्रामीणों को दे दिया जाएगा। विवाद खत्म होने तक मूर्ति सहसम्मान थाने में ही रहेगी। गोवर्धन के नगला गाठोली में बिना डीलरशिप के पेट्रोल पंप संचालन में आखिरकार पूर्ति विभाग नींद से जाग गया। पंप संचालन करने वाले 4 लोगों के खिलाफ थाना गोवर्धन में मुकदमा दर्ज कराया गया है। विदित शनिवार को सौंख के कुम्हेर रोड स्थित 3 पंप व रविवार को गोवर्धन के नगला गाठोली में बिना डीलरशिप अनुमति के चल रही पेट्रोल पंपों पर एसडीएम राहुल यादव के निर्देश पर नायब तहसीलदार विजय श्याम और पूर्ति निरीक्षक संतोष वर्मा के नेतृत्व में कार्रवाई की गई थी। पंप को सील कर वहां से डिस्पेंसरी मशीन को कब्जे में कर डीजल पेट्रोल को एक निजी पंप संचालक के सुपुर्द कर दिया था। प्रशासन की कार्रवाई के उपरांत पंप चालक मौके से फरार हो गए। पूर्ति निरीक्षक संतोष वर्मा ने बुधवार को नगला गाठोली में चल रही पंप संचालक बलवीर सिंह चाहर निवासी रसूलपुर मरगोरा, देवस्वरूप शर्मा निवासी गोवर्धन, ठाकुर लाल नगला गाठोली, खूबीराम नगला गाठोली के खिलाफ गोवर्धन थाने में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया है। हालांकि पूर्ति निरीक्षक संतोष शर्मा ने बलवीर को नामजद कराया है, जबकि उसकी मौत हो चुकी है। थाना अध्यक्ष प्रदीप कुमार ने बताया कि एक व्यक्ति की गलत नामजदगी की जानकारी हुई है, जांच कर कार्यवाही की जाएगी। वहीं सौंख स्थित कुम्हेर रोड पर प्रशासन द्वारा की गई कार्यवाही ठंडे बस्ते में पड़ गई। शनिवार को सौंख के कुम्हेर रोड पर संचालित 3 अवैध पंपों को प्रशासन ने सील किया था, लेकिन इनके खिलाफ अभी तक प्रशासन ने एफआईआर दर्ज नहीं कराई है। पंप संचालक सील डिस्पेंसरी मशीनों को भी वहां से उखाड़ ले गए। फिरोजाबाद के टूंडरा में क्रिकेट खेल रहे अपने घर वापस लौट रहे युवक को अज्ञात 3 लोगों ने पकड़कर मारपीट की। पीड़ित ने परिवार संघ थाने पहुंचकर अज्ञात लोगों के खिलाफ लिखित शिकायत की है। पुलिस ने युवक का मेडिकल परीक्षण कराकर लिखित शिकायत के आधार पर जांच शुरू कर दी है। दरअसल आपको बता दें, घटना फिरोजाबाद जनपद के थाना टूंडरा क्षेत्र के गांव गढ़ी जाफर का है, जहां बीते दिन शाम करीब 6:30 बजे छोटू यादव पुत्र राजेश यादव रोज की तरह क्रिकेट खेलकर अपने घर वापस लौट रहा था। तभी गांव के बाहर बैठे 3 अज्ञात युवकों ने छोटू को पकड़ लिया। वहीं छोटू यादव द्वारा विरोध करने पर अज्ञात लोगों ने छोटू के सिर पर किसी चीज से हमला कर दिया, जिससे छोटू गंभीर रूप से घायल हो गया। और वहीं अज्ञात लोगों ने उसके जेब में रखे 14,700 और एक मोबाइल छीनकर घटना को अंजाम देने के बाद तीनों अज्ञात हमलावर मौके से फरार हो गए। छोटू किस गांव के भैया? ये आपके संग झगड़ा हुआ, क्या पूरा मामला पूरी बात बताइए। मैं आ रहा था क्रिकेट खेल के, तो मेरे पास पैसे भी रखे थे, मेरा फोन है टेक्नो का, और बहुत 3 लड़के थे। पहले मेरा आखिरी गलीमान पकड़ा उन्होंने, तो मैंने फ़ोन नहीं दिया उनको तब, तो मैंने सोचा फ़ोन बच जाए तो बच भी जाए। तो उन्होंने मेरे सिर में पीछे से जाने क्या मार दिया, तो मेरे फ़ोन भी छीन लिया, पैसे भी छीन लिए, और
जब मैं गैर होश होने लगा हूँ फिर नहीं मुझे पता क्या हो रहा है। पैसे कितने थे आपके जेब में? मेरे पैसे थे, पूरे ट्रैक्टर की एक रकम थी मेरे पास, भैया ने दी थी, 14,700 रुपये थे। वहीं घटना के बाद छोटू किसी तरह अपने घर पहुंचा और परिजनों को घटना से अवगत कराया, जिसके पश्चात परिजन घायल छोटू को लेकर थाना टूंडला पहुंचे, जहां उन्होंने घटना की लिखित शिकायत थाने में दी। वहीं पुलिस ने तुरंत छोटू को टूंडला के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मेडिकल परीक्षण के लिए भर्ती कराया और पीड़ित से मिली लिखित शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। फिलहाल मून न्यूज बुलेटिन में इतना ही। आगे की बुलेटिन में होगी फिर आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार। जब भी कोई घटना, विषय, मुद्दा या परिवर्तन समाज को कचोटता है, उद्वेलित करता है, तब शुरू होती है एक बहस। पक्ष विपक्ष में चलते हैं तर्क और जन देते हैं विचार। चर्चा, बहस, तर्क वितर्क से लेकर विचार बनने तक का है सफरनामा मून न्यूज का कार्यक्रम नजरिया। समसामयिक विषयों पर तीखी बहस, नजरिया। स्थानीय मुद्दों पर समाज का उद्वेलन, नजरिया। यदि आप भी नजरिया कार्यक्रम में सहभागी होना चाहते हैं तो आप हमें SMS कर सकते हैं। टाइप कीजिए अपना नाम, मोबाइल नंबर, कार्य विषय की जानकारी और SMS करें 963900। नमस्कार, मैं आयुषी गौड़, आप देख रहे हैं मून न्यूज। चलिए आगे बढ़ते हैं आज की कुछ खास खबरों के साथ। मून प्राइम टाइम इज स्पॉन्सर्ड बाय टोरेंट पावर ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ, रेनबो हॉस्पिटल, होप हील हेल्थ हैप्पीनेस ग्लोबल। आगरा में अनलॉक के बाद दोगुनी रफ्तार से बढ़े कोरोना के आंकड़े। कोरोना के 25 नए मामले आए सामने। आगरा प्रशासन की अपील, कोरोना गाइडलाइन का करें पालन। यूपी बोर्ड 12वीं की परीक्षा की गई रद्द। मुख्यमंत्री से मुलाकात करने के बाद डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने किया ऐलान। जॉन्स मिल मामले में एक और हुआ नया खुलासा। जिला प्रशासन की जांच में 1170 वर्ग मीटर की नगर निगम की मिली जमीन। डीएम आगरा ने नगर आयुक्त निखिल फुंडे को जमीन पर कब्जा लेने के दिए आदेश। कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चों से मिलने बहा तहसील पहुंचे आगरा डीएम। ऐसे बच्चों के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना की शुरू। आगरा में मुख्य विकास अधिकारी ने नो वैक्सीन नो राशन का जारी किया आदेश। निम्न वर्ग पर मंडराया भुखमरी का खतरा। आगरा की यमुना नदी में मिला पानी पर तैरने वाला पत्थर। ग्रामीणों में जागी भगवान श्री राम के प्रति आस्था। सैकड़ों की तादाद में जनता करने लगी राम नाम का जाप। से शुरू होने जा रही है सामान्य ओपीडी। जिन जिलों में 600 से कम एक्टिव केस, वहां खोली जाएगी ओपीडी। अब तक संजीवनी ऐप व टेली मेडिसिन से दी जा रही थी डॉक्टरी सलाह। शादी के बाद दर दर भटक रही गर्भवती युवती को न घर मिला और न ही पुलिस से न्याय। फिरोजाबाद के थाना उत्तर इलाके का मामला। क्रिकेट खेल रहे अपने घर वापस लौट रहे युवक के साथ 3 अज्ञात बदमाशों ने पकड़कर की मारपीट। फिरोजाबाद जनपद के थाना टूंडला क्षेत्र के गांव गढ़ी जाफर की घटना।
गंदगी का दंश छेड़ रहे श्रीराम कॉलोनी के बाशिंदे पहुंचे सदर विधायक के आवास फिरोजाबाद श्रीराम कॉलोनी का मामला। मथुरा पुलिस को मिली बड़ी सफलता, लूट की घटना का किया सफल अनावरण। 4 दिन पूर्व बियर से भरे ट्रक को लूटकर फरार हुए थे 3 बदमाश। थाना बलदेव पुलिस ने मुठभेड़ कर तीनों बदमाश को किए गिरफ्तार। गोवर्धन डीग मार्ग पर बिना अनुमति पेट्रोल पंप संचालन करने वाले 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। बिना डीलरशिप अनुमति के चल रही पेट्रोल पंपों पर एसडीएम राहुल यादव ने की कार्रवाई। सीबीएसई बोर्ड 12वीं की परीक्षा रद्द किए जाने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने भी यूपी बोर्ड के छात्रों के हित में एक बड़ा फैसला लिया। गुरुवार को सीएम योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा के साथ हुई उच्च स्तरीय बैठक के बाद यूपी बोर्ड की 12वीं की परीक्षाएं भी रद्द कर दी गयी। सीएम योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा के साथ हुई उच्च स्तरीय बैठक के बाद यूपी बोर्ड की 12वीं की परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं, जिसकी घोषणा डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने की। इस बैठक में शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारी भी शामिल हुए थे। बैठक के बाद डिप्टी सीएम ने पत्रकारों के साथ बातचीत में कहा, कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने में कुछ समय लग सकता है। इस वजह से पीएम नरेंद्र मोदी ने अलग अलग प्रदेशों की समीक्षा की थी, जिसके बाद केंद्र सरकार ने सीबीएसई बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं को रद्द कर दिया था। आज हमने यूपी बोर्ड की 12वीं की परीक्षाएं रद्द करने का फैसला लिया है। छात्रों की सुरक्षा को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। 100 साल के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं रद्द कर दी गई हों। प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में जिस प्रकार से अलग अलग प्रदेशों की समीक्षा करने के बाद सीबीएसई बोर्ड में उन्होंने 10वीं और इंटरमीडिएट दोनों की परीक्षा को रद्द कर दिया था। उत्तर प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा परिषद बोर्ड चूंकि विश्व का सबसे बड़ा बोर्ड है और हमारे पहले तो 60 लाख बैठते थे, 56 लाख से भी ऊपर विद्यार्थी इसमें बैठ रहे थे। 100 साल का इतिहास है और 100 साल के इतिहास में पहली बार हमारी हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा नहीं होगी। कहने का तात्पर्य यह है कि हाई स्कूल की परीक्षा हम पहले निरस्त कर चुके थे। आज हम इंटरमीडिएट की जो 12वीं कक्षा है उसकी परीक्षा को भी कोरोना का संक्रमण देखते हुए उसको हम निरस्त कर रहे हैं और अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ अभी हमारे संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक हुई है और उसमें हमने निश्चय किया है कि जिस प्रकार से हमने हाई स्कूल बोर्ड में फार्मूला रखा था। डिप्टी सीएम ने बताया कि 10वीं कक्षा में जिस तरह नंबरों का फार्मूला रखा गया है वो ही फार्मूला 12वीं की कक्षा के छात्रों के लिए अपनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि 9वीं कक्षा के नंबर और 10वीं कक्षा के प्री बोर्ड के नंबर की औसत के आधार पर 10वीं के छात्रों को अंक दिए जाएंगे। अगर प्री बोर्ड के या 9वीं के नंबर नहीं होंगे तो भी छात्र को प्रमोट किया जाएगा। भविष्य में छात्र के पास रेगुलर परीक्षा में बैठने का विकल्प भी होगा। कोरोना काल में 15 अप्रैल से बंद चल रही सामान्य ओपीडी को अब सरकार ने गुरुवार से खोलने का फैसला लिया है। अब तक सामान्य मरीजों को संजीवनी ऐप व टेली मेडिसिन के द्वारा ऑनलाइन परामर्श दिया जा रहा था। 15 अप्रैल से पूरे प्रदेश भर में सामान्य ओपीडी बंद चल रही थी। कोरोना महामारी के चलते अस्पतालों में सिर्फ कोविड-19 भर्ती थे। ऐसे में सामान्य मरीजों को अस्पतालों में भर्ती नहीं कराया गया। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बार फिर से सामान्य ओपीडी को 4 जून से खोलने का फैसला लिया है। इसके साथ ही जिन जिलों में कोरोना वायरस एक्टिव केस 600 से कम है उनमें कल से ओपीडी खोली जाएगी। इस निर्णय से एक तरफ सामान्य मरीजों को काफी फायदा पहुंचेगा। सरकार ने गाइडलाइंस दी है, ओपीडी में भर्ती होने से पहले सभी मरीजों की आरटी-पीसीआर एंटीजन जांच करानी होगी। उसके बाद मरीजों को भर्ती किया जाएगा। जरूरत के हिसाब से सभी सर्जिकल विभाग तैयार कर दिए गए हैं। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी कल से सामान्य मरीज डॉक्टरों से परामर्श ले सकेंगे। कल से, क्योंकि बहुत दिनों बाद, ये लगभग 1 महीने बाद अब दोबारा से ओपीडी शुरू हो रही है। सर, किस तरह की तैयारियां डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में? कोरोना का कम है, काफी कम है, तो शासन से प्रमुख सचिव साहब के आदेश हैं कि जिला चिकित्सालयों में 4 जून से ओपीडी शुरू कर दी है। इसके लिए हमने अपनी पूरी व्यवस्था कर ली है। सर्जिकल ओपीडी शुरू हो रही है ताकि आगरा की जो जनता है जिन्हें काफ़ी लंबे समय से ऑपरेशन की सुविधा नहीं मिली थी वो चिकित्सालय में आके ऑपरेशन की अपनी सुविधाओं का फायदा उठा सकते हैं। कोविड का पूरा प्रोटोकॉल का फॉलो किया जाएगा। जिस मरीज को भर्ती किया जाएगा उसकी आरटी-पीसीआर और ट्रूनेट से जाँच की जाएगी। नेगेटिव होने के बाद ही उनको
भर्ती करके ऑपरेशन किया है। सीपी वर्मा ने बताया कि लगभग 1.5 महीने के बाद अब सामान्य मरीज भी जिला अस्पताल में पर्चा बनवाकर इलाज करवा सकेंगे, जिसके लिए जरूरी तैयारियां कर दी हैं। भीड़ को कम करने के लिए ओपीडी 24 घंटे खोली जाएगी। इसके साथ ही मरीजों का इलाज करने से पहले उनकी कोरोना जांच को सुनिश्चित किया जाएगा। अब तक हम टेलीमेडिसिन के द्वारा लोगों को डॉक्टरी परामर्श दे रहे थे। गुरुवार को जिलाधिकारी पीएन सिंह तहसील बहा के ग्राम गुही पहुंचे, जहां पर जिलाधिकारी पीएन सिंह ने कोरोना संक्रमण से अपने शिक्षक माता पिता को खोने वाले बालक विदित एवं विराट से मुलाकात की। इस दौरान जिलाधिकारी ने दोनों बालकों से वार्ता कर उनका हालचाल जाना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड काल यानी कि मार्च 2020 से अपने माता पिता या दोनों में से किसी एक को खोने वाले बच्चों के जीवन को संवारने के लिए तैयार मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना की शुरुआत की है। कैबिनेट से मंजूरी मिलने के साथ ही इस धरातल पर उतारने में प्रशासन मुस्तैदी में जुट गया है। इसके तहत बच्चों को चिन्हित किया जा रहा है। इस योजना का उद्देश्य परेशान बच्चों को तत्काल मदद पहुंचाना और उनको गलत हाथों में जाने से बचाना है। इस योजना के तहत अनाथ हुए बच्चों के भरण पोषण, शिक्षा, चिकित्सा व्यवस्था का पूरा ध्यान रखा जाएगा। आपको बताते चलें कि कोरोना संक्रमण की महामारी के बीच गुही बहा के प्राइमरी स्कूल में तैनात शिक्षा मित्र टिंकी भदौरिया और पति हरविंद सिंह भदौरिया उम्र करीब 42 वर्ष की मौत हो गई थी। कोरोना के कारण 4 दिन के भीतर माता पिता का साया छिनने से उनके दोनों बेटे विदित 15 वर्ष और विराट 12 वर्ष अनाथ हो गए। परिवार में मातम पसरा हुआ है। इस घटना के बाद से दोनों बालकों के लालन पोषण के साथ साथ उनकी शिक्षा पर भी संकट आ गया था। ऐसे बच्चों के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना शुरू की है। इस योजना को आगरा में भी